हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर का हिंदी विषय देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम देखेंगे आपके अध्याय 1 के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत का उच्चारण, वाचन एवं लेखन, जिसका नाम है। और दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग देख चुके हैं अनिवार्य संस्कृत में संस्कृत वर्णमाला में वर्ण भेद, और संस्कृत भाषा में स्वर, संस्कृत भाषा में व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत, विसर्ग। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा है बल, लय और स्वराघात, गति, विराम। और अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण के विषय में हम लोगों ने देखा है, और वाचन के अर्थ के विषय में देखा। हम लोगों ने देखा था कि वाचन दो प्रकार के होते हैं, मौन वाचन और सहस्वर वाचन। सहस्वर वाचन और मौन वाचन के प्रकार भी हम लोगों ने देखा था। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा था लेखन का अर्थ, लेखन के सामान्य उद्देश्य, लेखन के विशिष्ट उद्देश्य। और आज दोस्तों हम लोग देखेंगे लेखन अभ्यास के सोपान। तो छात्रों को शुद्ध एवं सुंदर लेखन का अभ्यास निम्न सोपानों द्वारा कराया जाना चाहिए। तो इसमें देखिए, पहला है अनुलेख या अनुलिपि। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं अनुलेख या अनुलिपि क्या होता है। अनुलेख का अभिप्राय किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना। अनुलिपि अभ्यास पुस्तिका की प्रथम पंक्ति में मोटे एवं सुंदर ढंग के अक्षर, शब्द या वाक्य लिखे होते हैं तथा नीचे की जो पंक्तियां होती हैं वो रिक्त होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो छोटे बच्चों की क्लास में जो हिंदी राइटिंग या फिर इंग्लिश राइटिंग की जो बुक होती है, वही उस बुक में ऊपर की राइटिंग देखेंगे आप, सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखा होता है और उसी को देख करके नीचे लिखना रहता है। तो ये क्या होता है, अनुलेख होता है या अनुलिपि होता है, जिसको देख करके प्रथम पंक्ति को देख करके नीचे की पंक्तियों में लिखना होता है। यहाँ पे हम देखें, छात्र ऊपर की पंक्तियों में लिखे अक्षरों एवं शब्दों की नकल करके नीचे की पंक्तियों में लिखते हैं, और ऊपर की पंक्ति में प्रयोग हुए अनुस्वार, हलंत एवं विसर्ग को ठीक वैसे ही लिखने का प्रयत्न करते हैं। ऊपर की पंक्ति में लिखे अक्षरों की भांति सुंदर एवं सुडौल अक्षर एवं मात्राएं बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जो राइटिंग बुक होती है उसको देख करके, जो सबसे ऊपर की लाइन दी हुई होती है उसमें, उसको देख करके सेम वैसे ही लिखने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि जो राइटिंग है, जो लेखन कला है वो और अच्छी बने, यानी कि जो राइटिंग है वो इम्प्रूव हो। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अनुलेख और अनुलिपि के विषय में। अब दोस्तों हम जानते हैं नंबर 2 पर यहाँ है प्रतिलेख या प्रतिलिपि। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं प्रतिलेख या प्रतिलिपि होता है क्या है। प्रतिलेख का अर्थ है लिखी हुई सामग्री का ज्यों त्यों नकल उतारने की क्रिया, यानी कि जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको देखकर लिखना, लेकिन वो चीज़ें उस बुक में ना लिख करके अलग बुक से देख करके कॉपी में उतारना होता है। क्लियर। इसके पहले जब हम लोग देखें अनुलिपि, तो अनुलिपि में जो बुक थी उसकी ऊपरी लाइन में लिखा था और उसको देख करके सेम नीचे लाइन में उतारना था, लेकिन यहाँ पर किसी अलग बुक से देख करके अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखना होता है। तो पहले विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर प्रतिलेखन का बहुत महत्व था। छात्रों को प्रतिदिन अपनी पुस्तक के किसी अंश का प्रतिलेखन करने को कहा जाता था। तो दोस्तों, अगर हम पहले के विद्यालयों में देखें, तो जो पहले के विद्यालय थे वहाँ पर जो शिक्षक होते थे वो प्रतिदिन 1 पेज राइटिंग लिखने के लिए कहते थे कि यहाँ पे 1 पेज नकल लिख के लाना है। तो पहले ये सारी चीज़ें होती थी और छात्रों को प्रतिदिन अपनी पुस्तक के किसी अंश का प्रतिलेखन करने को कहा जाता था। और यहाँ पर हम देखें, इसी प्रकार शिक्षक द्वारा अनिवार्य संस्कृत के अंशों का लेखन छात्रों के द्वारा अवश्य कराया जाना चाहिए। प्रतिलिपि करते समय छात्रों के अक्षरों तथा शब्दों की बनावट और अक्षरों तथा शब्दों के बीच की दूरी, विराम चिन्ह, शिरोरेख, अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत, विसर्ग, हाशिया तथा लिखावट आदि का ध्यान रखने का निर्देश दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें संस्कृत के प्रतिलिपि की, तो कहीं ना कहीं से एक शिक्षक को अपने छात्र के लिखावट में उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पर बात करें विराम चिन्ह, शिरोरेख, अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत, विसर्ग, हाशिया, लिखावट, इन सब चीज़ों का एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए जब भी वो अपने छात्रों को प्रतिलिपि लिखने के लिए बोलें। क्लियर। तो अब हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर तीसरा है श्रुतलेख। अनुलेख और प्रतिलिपि और श्रुतलेख।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें कंपेयर करके पढ़ना है कि अनुलेख का मतलब क्या था, कि जो चीज़ें बुक में लिखी हैं पहली लाइन में सेम वही देख के नीचे लिखना है। लेकिन वही प्रतिलिपि का मतलब अगर हम देखें तो वहाँ पर प्रतिलेख का मतलब अगर हम देखें, प्रतिलिपि या प्रतिलेख का मतलब अगर हम देखें तो वहाँ पर अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उससे देख करके अपनी नोटबुक में किसी भी चैप्टर से लिखना रहता था। लेकिन यहाँ पर श्रुत लेख का मतलब जानते हैं क्या है? श्रुत लेख का अर्थ है सुनकर लिखना। क्या अर्थ है? सुनकर लिखना। श्रुत मतलब होता है सुनना, लेख मतलब लिखना। तो सुनकर लिखने को ही क्या कहते हैं? श्रुतलेख कहते हैं। इसमें अध्यापक बोलते जाते हैं तथा छात्र तेज गति से लिखते जाते हैं। यानी कि आपको पता होगा डिक्टेशन या इमला जो होता है वो इसी के अंतर्गत आता है। जब बालक अनुलेख या प्रतिलेख में कुशलता प्राप्त कर ले तभी श्रुतलेख का अभ्यास कराना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब एक छात्र या बालक अनुलेख और प्रतिलेख में निपुणता हासिल कर ले तब उसको सुलेख बोला जाता है। यानी कि वो सारी चीज़ों को समझने लगे और सही ढंग से उच्चारण करने लगे, सही ढंग से लिखने लगे, तभी उसे सुलेख बोला जा सकता है, तभी वो सही ढंग से कर पाएगा। यहाँ पर हम देखें शिक्षक छात्र के लेखन का परीक्षण भी सुलेख के माध्यम से करता है, यानी कि कर सकता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं एक शिक्षक अपने छात्रों के लेखन का परीक्षण, यानी कि यहाँ पे एक शिक्षक अपने छात्रों से ये कह सकता है कि मैं डिक्टेशन बोलूँगा और आपको सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो इससे जो छात्र हैं उनकी लेखन कला भी अच्छी होगी और साथ ही उनका जो भाषा के प्रति ज्ञान है वो भी धीरे धीरे विकसित होगा। जो भी वो गलतियाँ करेंगे उससे सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें अनिवार्य संस्कृत विषय का श्रुतलेखन कराते समय छात्रों को हलंत, अनुस्वार, विसर्ग और विभक्तियाँ एवं कारक आदि पर ध्यान देने के लिए भी निर्देश देना चाहिए। और अगर हम बात करें संस्कृत श्रुतलेख की तो संस्कृत में हमेशा छात्रों को एक शिक्षक के माध्यम से ये इंस्ट्रक्शंस दिया जाना चाहिए कि वो हमेशा हलंत, अनुस्वार और विसर्ग, विभक्ति, कारक इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके ही श्रुतलेख करे। क्लियर? तो अब दोस्तों हम लोगों ने देख लिया लेखन के सोपान, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा अनुलेख, प्रतिलेख और श्रुतलेख, और इन तीनों का हमने डिफरेंस भी समझा। अब हम देखेंगे दोस्तों उपसर्ग के विषय में। उपसर्ग क्या है? हालांकि आप लोग ये सारी चीज़ें लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, फिर भी आपके सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं वो हम फिर से रिवाइज करते हुए फिर से लिखते चलेंगे, क्योंकि इससे हमारा रिवीजन ही हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं उपसर्ग क्या है। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से व्युत्पन्न है। उप धन सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, एवं सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, यानी कि समीप रचना करना। सृष्टि का मतलब क्या होता है? रचना करना। अर्थात ऐसे शब्द या शब्द खंड, यहाँ पे देखें, ऐसे शब्द या शब्द खंड जो किसी शब्द रूप शब्द से पूर्व जुड़कर नए शब्दों की रचना कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। और इस प्रकार उपसर्ग में शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व में आकर विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी शब्द के पहले आ करके उस शब्द का एक विशिष्ट अर्थ निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले में क्या जानना है कि जो उपसर्ग होते हैं वो किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर उदाहरण में देखिए अभिमुख और प्रहार। अभिधनमुख क्या हो गया? अभिमुख, प्रधनहार प्रहार। और आगे उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे देखिए आधनहार आहार, समधनहार संहार, समधनहार संहार और विधनहार विहार। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इन तीनों में ही आ, सम, वि ये सारे उपसर्ग जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे लास्ट में जो वर्ड है वो एक ही है, हार 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 तीनों में है। तो यहाँ पे देखिए उपर्युक्त उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि मुख्य शब्द का अर्थ विशेष है, किंतु उसमें अभी उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो वो शब्द बनेगा अभिमुख, जिसका अर्थ होता है सामने की ओर। तो यहाँ पर देखिए इसके पहले जो उदाहरण हम लोगों ने देखा है, यहाँ पे अभिमुख, अभि और मुख। अभि का मतलब होता है की ओर और मुख का मतलब होता है आपका फेस। तो अभिमुख का मतलब क्या हो जाएगा? सामने की ओर। क्लियर?
और इसी तरह से दोस्तों हम यहाँ देखें हार शब्द में प्रा, आ, वी तथा पर उपसर्ग लगाकर यहाँ पे देखिए अलग अलग उपसर्ग होते हैं। टोटल अगर संस्कृत में आपसे पूछे कि कितने उपसर्ग होते हैं तो टोटल 22 उपसर्ग होते हैं, प्रा, पर, अप, सम, इस तरह से। तो आपको ये 22 उपसर्ग याद होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रा उपसर्ग लगा तो हार के साथ प्रहार हो गया, आ उपसर्ग लगा हार के साथ तो आहार हो गया, सम उपसर्ग आहार के साथ लगा तो संहार हो गया, वी उपसर्ग हार के साथ लगा तो विहार हो गया। तो इस तरह से उपसर्ग, अलग अलग उपसर्ग एक ही वर्ड के साथ जुड़ करके अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रत्यय क्या होता है इसको जानते हैं। दोस्तों प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जिस तरह से आपने देखा उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उसी तरह से प्रत्यय भी दो शब्दों से मिलकर ही बना होता है। लेकिन दोस्तों अंतर ये है कि जो उपसर्ग होता है वो जो दो शब्द होते हैं उसमें जो पहला शब्द होता है वो उपसर्ग होता है, लेकिन इसमें प्रत्यय में जो दो शब्द होते हैं इसमें जो बाद वाला शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रति धन अय, प्रति का अर्थ है साथ में, अय का अर्थ है चलने वाला। क्लियर। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अंत में जुड़ता है प्रत्यय और पहले जुड़ता है उपसर्ग। शब्दों के साथ में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। क्लियर। यहाँ पे देखिए दयालु, दया शब्द के अंत में आलू प्रत्यय जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई है, अतः यहाँ आलू शब्दांश प्रत्यय है। क्लियर। दया एक, यहाँ पे हम देखेंगे दयालु एक विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे आलू क्या है, शब्दांश है जो कि एक प्रत्यय है। प्रत्ययों का अपना कुछ भी अर्थ नहीं होता और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। क्लियर। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रत्यय के प्रकार। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कृत प्रत्यय, तो दोस्तों कृत प्रत्यय क्या होता है, कृत प्रत्यय क्रियावाचक धातु रूपों में जुड़कर संज्ञा विशेषण एवं क्रिया विशेष के साथ बोध कराते हैं और उन्हें कृत प्रत्यय या उनसे निर्मित शब्दों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे कि सजावट। क्लियर। तो यहाँ पर कृत प्रत्यय क्रियावाचक धातु के साथ जुड़ता है और संज्ञा और विशेषण एवं क्रिया के विशेष का बोध भी कराता है। क्लियर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं कृत प्रत्यय हमने देखा, आप देखेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा या सर्वनाम आदि के शब्दों के अंत में जोड़ दिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय या तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं संधि के विषय में जानने। दोस्तों ये चैप्टर लगभग आपका समाप्त हो गया अब आज, और नेक्स्ट डे से हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्टडीज यानी कि SST। यहाँ पे देखिए अब आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, तो अब आप इस चैप्टर का टेस्ट देंगे किसके माध्यम से, यूपी टेट टारगेट, यूपी टेट सीटेट ऐप के माध्यम से। तो दोस्तों आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, अध्याय नंबर 1। अब हम देखेंगे संधि। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो वर्ण मिलेंगे लेकिन उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा और उन्हीं परिवर्तनों से जो विकार उत्पन्न होगा उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के साथ होता है तो उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि के रूप में जाना जाता है। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जो संधि होती है उसमें संधि में जो पहला शब्द आएगा यानी कि यहाँ पे देखेंगे विद्या, विद्या में पहले शब्द का अंतिम वर्ण यानी कि द्या और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, आदि वर्ण का मतलब पहला वर्ण, इन दोनों का मेल होगा यानी कि विद्या धन आलय। तो आपको क्या दिखेगा, विद्यालय। यहाँ पे आ जो है ये आपको गायब दिख रहा है ना, लेकिन वो एक मात्रा के रूप में है। यहाँ पे विद्या जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि यहाँ पे द्या का आ जो है वो यहाँ पे छिपा हुआ है। यहाँ पे देखिए वधूत्सव, वधू धन उत्सव,
वधूधन उत्सव, यहाँ पे देखिए ऊ यहाँ पे है लेकिन वो एक मात्रा के रूप में है। क्लियर। यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद, संधि विच्छेद किसे कहते हैं दोस्तों? संधि के नियमों द्वारा मिली वर्णों को मूल अवस्था में लाने को ही क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। जो संधि के शब्द हैं, संधि के नियमों के द्वारा मिले जो भी वर्ण हैं उनको मूल अवस्था में लाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे परीक्षार्थी, अगर एक वर्ड है परीक्षार्थी तो ये इनकी मूल अवस्था क्या है? ये दो शब्दों से मिलकर बने हैं, तो ये हो जाएगा परीक्षा धन अर्थी। ये हो गया संधि विच्छेद, यानी कि जो संधि की गई थी उसको अलग कर दिया गया, यानी कि जो शब्द थे वो दो भागों में डिवाइड हो गए, परीक्षा धन अर्थी। क्लियर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज ही आपका चैप्टर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जहाँ भी आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी होगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और अपने अनमोल सुझाव भी हमें दीजिएगा। और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप जरूर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने टेस्ट दे सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल, अपने जो भी डीएलएड के भाई बहन हैं या फिर जो भी आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।